सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 28 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस ये कब मनाया गया। तो आंसर होगा 26 अप्रैल को। तो नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देने में और बौद्धिक संपदा यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अधिकारों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से हर साल 26 अप्रैल को यह दिन मनाया जाता है। पहली बार सन 2000 में मनाया गया था। बात करेंगे इस बार की थीम क्या है। वुमेन एंड आईपी एक्सेलरेटिंग इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, यानी कि महिला और आईपी यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बौद्धिक संपदा, त्वरित नवाचार और रचनात्मकता। और इसी तरह से आपको याद होगा अभी वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक यानी कि ग्लोबल आईपी इंडेक्स आया था, उसमें भारत 42 नंबर पे था, टॉप पे अमेरिका था। और एक वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन भी है जिसकी स्थापना होती है 1967 में। हेडक्वार्टर मिलेगा आपको जेनेवा स्विट्जरलैंड में और इसके अध्यक्ष हैं डैरेन टेंगे। चलो यूं बताओ किस आईआईटी ने 2021 और 2022 के लिए राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार जीता। तो आंसर होगा आईआईटी मद्रास। और अगर मैं आपसे एक हटके प्रश्न पूछूं कि अभी पहला विश्व बौद्धिक सम्मेलन का आयोजन कहां पे हुआ था, तो आंसर होगा नई दिल्ली में। अब देखो इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन आ गया। चलो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं अप्रैल के सारे इंपॉर्टेंट डेज को, अगर याद है तो साथ साथ बोलना। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया, आरबीआई का स्थापना दिवस भी होता है। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस है। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्र दिवस। 5 अप्रैल को ही अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस। 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे। 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 14 अप्रैल को राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस और 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस। 15 अप्रैल विश्व कला दिवस। 16 अप्रैल हाथी बचाओ दिवस और 16 अप्रैल को ही वर्ल्ड वॉइस डे। 17 अप्रैल वर्ल्ड हीमोफीलिया डे। 19 अप्रैल वर्ल्ड लिवर डे। 21 अप्रैल सिविल सेवा दिवस और 21 अप्रैल को ही विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस। 22 अप्रैल वर्ल्ड अर्थ डे। 23 अप्रैल विश्व पुस्तक व कॉपीराइट दिवस। 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस और 25 अप्रैल वर्ल्ड मलेरिया डे के रूप में मनाया। तो अप्रैल के ये इंपॉर्टेंट डेज हैं, इनको ध्यान रखना बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए हाल ही में स्मोक एंड एसेज नाम की बुक को किसने लिखा। तो आंसर होगा अमिताभ घोष ने। तो अभी लेखक अमिताभ घोष ने एक नई बुक लिखी है जिसका नाम क्या है, स्मोक एंड एशेज। तो ये जो बुक है ये इतिहास और समाज पर अफीम के छिपे हुए और अक्सर अनदेखे पहलुओं के बारे में है। अमिताभ घोष की बात करें 2019 में भारत का सर्वोच्च साहित्य सम्मान इनको मिला था जिसे कहते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार। और ये ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले अंग्रेजी भाषा के लेखक बने थे। तो इनका नाम तो इंपॉर्टेंट है ही सही। अभी सलमान रुश्दी ने बुक लिखी है, कौन सी, विक्ट्री सिटी, वो भी इंपॉर्टेंट है। बल्कि अरविंद मंडलोई की बात करें तो जादूनामा नाम से बुक लिखी है। ये बुक किसके ऊपर है, जावेद अख्तर के ऊपर है। और संजीव सान्याल रिवॉल्यूशनरीज नाम की बुक लिखी इन्होंने। तो ये भी इंपॉर्टेंट है प्रश्न पूरा, ध्यान रखना। ये बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए हाल ही में ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से किसे सम्मानित किया गया। तो आंसर होगा रतन टाटा जी को। तो अभी ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसको कहते हैं ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इससे भारत के प्रतिष्ठित उद्योगपति रतन टाटा जी को सम्मानित किया गया। तो ये सम्मान विशेष रूप से व्यापार, निवेश और परोपकार में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में योगदान के लिए दिया जाता है। अच्छा, रतन टाटा जी को पद्म विभूषण कब मिला था, 2008 में। और पद्म भूषण कब मिला था, तो सन 2000 में। और इससे पहले इन्हें असम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी मिला था जिसको कहते हैं असम वैभव। आपको बताइए आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर ये टाटा ग्रुप है। और रतन टाटा जी की ऑटोबायोग्राफी जीवनी आई थी जिसका नाम है रतन एंड टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी। इसे लिखा था डॉक्टर थॉमस मैथ्यूज ने। अच्छा, अभी टीसीएस के नए सीईओ कौन बन गए, के कृतिवासन बन गए। और अभी टाटा सन्स के पूर्व निदेशक का निधन हो गया, उनका नाम था आर.के. कृष्ण कुमार। जबकि टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन का निधन हो गया, उनका नाम था साइरस मिस्त्री। और टाटा ग्रुप ने अपना नया सुपर एप्लीकेशन लॉन्च किया था जिसका नाम है न्यू। तो याद रखना ये पॉइंट्स भी बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए अभी हाल ही में किस राज्य के
मनाम दुर्रई मिट्टी के बर्तनों को जीआई टैग मिला? तो आंसर होगा तमिलनाडु। तो अभी तमिलनाडु के मनाम दुर्रई मिट्टी के बर्तनों को जीआई टैग मिला है। और तमिलनाडु का जो शिवगंगई जिला है, ये मनाम दुर्रई मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए जाना जाता है। अभी आपको याद होगा तमिलनाडु के कुंभम अंगूर को भी जीआई टैग मिला था। इसी तरह से कुछ और मैं आपको याद दिलाऊं, क्योंकि अभी काफी सारे प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला। जैसे कि अभी उत्तर प्रदेश की बात करें तो आदम चीनी चावल हो गया, लंगड़ा आम हो गया, रामनगर भट्टा हो गया, बनारसी पान हो गया, इन सबको जीआई टैग मिला। बिहार के मिर्चा चावल बोल दो या मारचा चावल बोल दो, इसको जीआई टैग मिला। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की गोंड पेंटिंग हो गई, मध्य प्रदेश के रीवा का सुंदरजा आम हो गया, और मध्य प्रदेश के मुरैना जिले की गजक हो गई, इनको मिला जीआई टैग। अभी जम्मू कश्मीर की बसोहली पेंटिंग को जीआई टैग मिला। छत्तीसगढ़ के नागरी दूबरा चावल को जीआई टैग मिला। और हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा चाय को यूरोपीय जीआई टैग मिला था। उसके अलावा हमने पढ़ा था अभी जीआई रजिस्ट्री ने एक डेटा जारी किया था, उसमें बताया कि वित्त वर्ष 2022-23 में सबसे ज्यादा केरल के प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला। अभी लद्दाख के रक्त से खुबानी को जीआई टैग मिला। तेलंगाना के तंदूर रेड ग्राम को जीआई टैग मिला। तो असम के गमोछा को यानी कि तोलिए को जीआई टैग मिला था। और तमिलनाडु से एक और प्रोडक्ट याद आएगा, पिछले साल मिला था नरसिंह पेट्टई नागस्वम को। ये एक शास्त्रीय पवन संगीत वाद्य यंत्र है, इसको भी जीआई टैग मिला था। जीआई मतलब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। अधिनियम आया था 1999, लागू हुआ सन 2003 में, और पहला जीआई टैग मिला था सन 2004 में पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग टी को। अब देखो बात यहाँ पे तमिलनाडु की है, तो ये रहा मैप में तमिलनाडु। देखो तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई है, और चमड़ा अनुसंधान केंद्र आपको चेन्नई में मिलेगा। इंडियन ओवरसीज बैंक का हेडक्वार्टर चेन्नई में है। अभी तारकश मिलिट्री एक्सरसाइज ये चेन्नई में हुआ था। आपको याद है रिलायंस इंडस्ट्रीज किस राज्य में देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाएगी? तो तमिलनाडु में, तमिलनाडु के चेन्नई में। भारत का पहला निजी रॉकेट इंजन कारखाना कहाँ पे खुला? चेन्नई में। और अभी 2022 में 44वां फिडे शतरंज ओलंपियाड, ये पहली बार भारत में हुआ था चेन्नई में, जिसका शुभंकर थम्बी था। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन है, जिनकी ऑटोबायोग्राफी है उंगलिल ओरुवन। गवर्नर है आरएन रवि। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ये आपको तमिलनाडु में मिलेगा। यहाँ का क्लासिकल डांस है भरतनाट्यम। यहाँ पे आपको कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट मिलेगा, जिसे रशिया की सहायता से बनाया गया था। और एक कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट भी आपको यहाँ मिलेगा। चलो अगर मैं आपसे पूछूं कि शास्त्रीय भाषा का दर्जा पाने वाली पहली भारतीय भाषा कौन सी थी? तो आंसर होगा तमिल ही थी। जल्लीकट्टू त्योहार तमिलनाडु में उसका आयोजन होता है। अभी आपने पढ़ा था थानथाई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य, ये राज्य का 18वां वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना। और भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट कहाँ लॉन्च किया गया? तमिलनाडु में। और एक पार्श्व गायिका का भी निधन हुआ था, वाणी जयराम, जिन्हें अभी पद्म भूषण मिला 2023 में। और ये जो वाणी जयराम है, इन्हें आधुनिक भारत की मीरा भी कहा जाता है। ये तमिलनाडु से ही थी। चलो बताओ तमिलनाडु के समुद्री तट को क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट। जबकि केरल के तट को कहते हैं मालाबार तट। तो ये पॉइंट्स ध्यान रखना, आप पढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल में साइकिलिंग महासंघ के अध्यक्ष कौन बने? पंकज सिंह। तो हमारे जो रक्षा मंत्री है ना राजनाथ सिंह, उनके सुपुत्र हैं, उनके बेटे हैं, और नोएडा से भाजपा विधायक हैं ये पंकज सिंह, जो साइकिलिंग महासंघ के अभी अध्यक्ष चुने गए हैं। अच्छा, इनके अलावा मनिंदर पाल सिंह ये दूसरी बार सचिव के रूप में चुने गए हैं। अच्छा, साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये भारत में साइकिल खेल के राष्ट्रीय नियामक संगठन है, और ये देश में साइकिलिंग गतिविधियों को बढ़ावा देने, विकसित करने और व्यवस्थित करने के लिए जिम्मेदार है। इसकी स्थापना हुई थी 1946 में। बाकी अभी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के एमडी सीईओ बने सुंदर रमन राममूर्ति। हमारे दूसरे सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने थे अनिल कुमार चौहान, और आशीष कुमार चौहान नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष बने। ध्यान रखना ये नाम भी बढ़ते आगे। फिर अगला प्रश्न है, अभी अप्रैल 2023 में भारत और किस देश के बीच में अजय वॉरियर 2023 अभ्यास का आयोजन हुआ? तो आंसर होगा यूके। तो एक्सरसाइज का नाम है अजय वॉरियर। ये इसका 7वां संस्करण है। कब से कब तक हुआ बात करेंगे तो 27 अप्रैल से 11 मई तक। कहाँ पे? यूके में। इसका जो पिछला संस्करण है 2021 में हुआ था उत्तराखंड में। मतलब एक बार भारत में होता है, एक बार यूके में।
और इसमें भारत की तरफ से C-17 एयरक्राफ्ट ने हिस्सा लिया। और आपको याद है यूके के साथ हमने अभी कोंकण एक्सरसाइज का भी आयोजन किया था अरब सागर में, और यूके ने ही कोबरा वॉरियर एक्सरसाइज का आयोजन किया था जिसमें भारत ने हिस्सा लिया था। आपको पता है जब भी ये एक्सरसाइज वाला प्रश्न आता है 2023 के इंपॉर्टेंट जितनी भी एक्सरसाइजेज है मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। आज मैं आपको रिवाइज नहीं करा रहा, आज मैं आपको मौका दे रहा हूँ। आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके लिखो या कहीं भी बुक में रजिस्टर में 2023 में जितनी भी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हमने पढ़ी है उनको लिखने की एक बार कोशिश करो। कौन कौन सी एक्सरसाइज आपको याद होती है और कहाँ कहाँ आप अटक रहे हो, उससे आपको पता लगेगा। एक्सरसाइज का नाम लिखो और किन देशों के बीच में होती है और कहाँ पे हुई, अगर ये भी पता है तो लिखो। हम बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में कौर सिंह का निधन हो गया। वे क्या थे? वे बॉक्सर थे। तो दिग्गज हैवी वेट बॉक्सर व मोहम्मद अली से फाइट करने वाले एकमात्र भारतीय बॉक्सर थे ये कौर सिंह, जिनका भी हरियाणा के कुरुक्षेत्र में 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने एशियाई खेलों और एशियाई चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीते थे। बाकी अभी हमने पढ़ा था पंजाब के 5 बार के मुख्यमंत्री रहे प्रकाश सिंह बादल का निधन हो गया। जम्मू कश्मीर के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता रहमान राही का निधन हो गया। और अभी नीलमणि फूकन का निधन हो गया। असमिया कवि थे, 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और पंडित शिव कुमार शर्मा का निधन हो गया, वे संतूर वादक थे। उसी तरह से पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया। कत्थक से इनका संबंध था, लखनऊ राज घराने से थे। और भजन सुपारी का भी निधन हो गया, वे भी संतूर वादक थे, सूफियाना घराने से ताल्लुक रखते थे वो। भारतीय इंटरनेट का जनक कहा जाता है बीके सिंगल को, यानी कि ब्रजेंद्र कुमार सिंगल को, उनका भी निधन हो गया। और फाइबर ऑप्टिक्स का जनक कहा जाता है नरिंदर सिंह कपानी को, उनका भी निधन हो गया। तो ये नाम ध्यान में रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में 64 ईयर के बाद व्यक्तिगत रूप से किसने 1959 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता या प्राप्त किया? तो आंसर होगा दलाई लामा। तो बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा ने धर्मशाला स्थित अपने आवास पर रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त किया है। तो रेमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन के जो अध्यक्ष है सुसाना बी अफान, उन्होंने ये पुरस्कार इनको दिया है। एक्चुअली में 1959 में दलाई लामा को ये पुरस्कार देने की घोषणा की गई थी और दलाई लामा को दिया गया ये पहला अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार याद रखना, इसे एशिया का नोबेल शांति पुरस्कार कहा जाता है। स्थापना होती है इसकी 1957 में। और इसका जो ये नाम है ये फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे के नाम पे रखा गया है, तो ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में अ रिसर्जेंट नॉर्थ ईस्ट नरेटिव्स नाम की बुक को किसने लिखा? आशीष कुंद्रा ने। तो आशीष कुंद्रा ने ये बुक लिखी है जिसका नाम है अ रिसर्जेंट नॉर्थ ईस्ट। तो इसमें ऐसे क्षेत्र में हो रहे बदलाव की कहानी है जो शेष भारत के लोगों के लिए एक पहेली बना हुआ है और दशकों से पूर्वोत्तर में हिंसा, संघर्ष और पिछड़ेपन की एक छवि बनी हुई है। तो ये सब बातें इस बुक में बताई गई है। बाकी अभी सचिन तेंदुलकर के ऊपर एक बुक लिखी थी बोरिया मजूमदार ने, बुक का नाम है सचिन @50 सेलिब्रेटिंग अ मैस्ट्रो। पीयूष बोबले गांधी सियासत और संप्रदाय नाम की बुक लिखी इन्होंने, ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में फुटबॉल का प्रतिष्ठित हीरो सुपर कप 2023 खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा उड़ीसा ने। तो फुटबॉल का प्रतिष्ठित हीरो सुपर कप 2023, पहले तो बताओ इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो आंसर होगा केरल में, जिसको जीत लिया उड़ीसा ने। किसे हराया? बंगलुरु फुटबॉल क्लब को। आपको याद है अभी हमने पढ़ा था इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप की मेजबानी ये करेगा भुवनेश्वर। उसके अलावा 2023 में फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप ये होंगे अर्जेंटीना में, जो पहले इंडोनेशिया में होने वाले थे। और 2023 में फीफा महिला विश्व कप ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होंगे, जिसका शुभंकर तजुनी है जो कि पेंगविन है। बाकी अभी फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2022 हुए थे, जो कि इसका 22वां एडिशन था, कतर में हुए थे, जिसका मैस्कॉट शुभंकर है लाइब। और फाइनल अर्जेंटीना फ्रांस के बीच में हुआ था, जिसको अर्जेंटीना ने जीता। और अर्जेंटीना के लियोनल मेसी को गोल्डन बॉल अवार्ड मिला, फ्रांस के किलियन एम्बाप्पे को गोल्डन बूट अवार्ड मिला था और अर्जेंटीना के एमिलियानो मार्टिनेज को गोल्डन ग्लव अवार्ड मिला। और अगले साल, हर 4 साल में होते ना ये, तो अगले फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2026 में होंगे 3 देशों में, अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा में।
और बताओ भी किस देश से 2023 में जो फीफा अंडर 17 मेंस वर्ल्ड कप है उसकी मेजबानी छीन ली है? तो पेरू देश से। कहाँ पे होंगे अभी ये डिसाइड नहीं हुआ। जबकि अभी 2022 में जो फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप हुआ था वो भारत में हुआ था, उसको स्पेन ने जीता कोलंबिया को हरा। देखो फीफा की बात करें, स्थापना होती है 1904 में, हेडक्वार्टर है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में और प्रेसिडेंट है गियानी इन्फेनिटो। तो ध्यान रखना ये पॉइंट्स। अब हम कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा था नेस्कॉम के नए चेयरपर्सन कौन बने? अनंत माहेश्वरी। फिर पूछा T20 क्रिकेट में सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले गेंदबाज बने? शाहीन अफरीदी। फिर पूछा सिप्री की वैश्विक सैन्य खर्च रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में दुनिया का सर्वाधिक सैन्य खर्च करने वाला देश कौन सा बना? अमेरिका। फिर बताओ अभी उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के सचिव बने? राजेश कुमार सिंह। फिर बताओ अभी क्वाड लीडर्स समिट की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है किस राज्य का माणा गांव अब देश का पहला गांव बन गया? उत्तराखंड। फिर बताओ मध्य प्रदेश में बरखेड़ा पठानी का नाम बदलकर किनके नाम पे कर दिया गया? इस क्षेत्र का नाम लाल बहादुर शास्त्री। अगला प्रश्न पूछा तारिक फतेह का निधन हो गया, वे कौन थे? पत्रकार थे। और अगला प्रश्न था 2023 का इमिग्रेंट अचीवमेंट पुरस्कार किसे मिला? नीली पेंदापुड़ी को। और गाइज वीडियो के बिल्कुल लास्ट में मैं आपको याद दिला रहा हूं, बीच में मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया आज। अगर सेशन अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर कर देना अगर अभी तक नहीं किया तो। और हाँ, इसे अपने दोस्तों के साथ में अपने स्टडी ग्रुप में एक बार प्लीज वीडियो को शेयर जरूर कर देना। चैनल पे पहली बार है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को सेट कर लीजिए ताकि जब भी वीडियोस अपलोड हो उनका नोटिफिकेशन सीधे आपको मिल सके। यहाँ पे डेली, वीकली, मंथली और हर महीने का टॉपिक वाइज वीडियोस अपलोड होता है। बाकी आपकी प्रैक्टिस कर सको अच्छे से तो इनकी क्विज भी बना करके अपलोड की जाती है आपकी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे। वहां पे आपको पूरे भारत के जो भी स्टूडेंट्स टेस्ट लगाते हैं उनके बीच में आपको आपकी रैंकिंग भी दिखाई देगी। बाकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी बिल्कुल फ्री में। क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, टेलीग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में पूछा था कि फाउंडेशन ऑफ सार्क राइटर एंड लिटरेचर से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा शेख मुजीबुर रहमान को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।